हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन को एक हफ्ते बचा है। ठीक है, तो अब बचे हुए टाइम में अब क्या करोगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कल मैंने जितने भी अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है सारे की वन शॉर्ट वीडियो डाल दी है, मतलब ताकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। ठीक है, तो उस अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट जो है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स को कवर किए हैं उसको आप जरूर देखना। उसमें जो है आपका वन शॉट में रिवीजन हो जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको क्वेश्चन एसबीआई 2026 के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज गाइज हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एसबीआई 2026 प्रीलिम्स में उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अप्रोच अप्रोच क्या होता है डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, चाहे डीआई हो, कैसलेट हो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसको आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि भाई रियल एग्जाम में क्या है, आपके पास टाइम कम रहेगा, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टाइम को मैक्सिमाइज करना है और स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ठीक है, तो भाई चलो पहला जो आपका डीआई है ये बार ग्राफ पे बेस है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। द बार ग्राफ shows the total candidates registered and the total candidate who participated in an activity from 4 different city। 4 different city है आपका, ए है, बी है, सी है, डी है। अब उसमें कितने कैंडिडेट ने मतलब पार्ट वो किया, रजिस्टर्ड किया, और उसमें से फिर कितने ने पार्टिसिपेट किया उसका इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, तो गाइज ये जो डी आई है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपका क्या प्लान होना चाहिए, आप लिख लोगे इधर सिटी ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया मतलब एक्टिविटी में भाग लेने के लिए, और फिर उसमें कितने ने पार्टिसिपेट किया मतलब एक्चुअल में कितने ने भाग लिया, उसका हम लोग डाटा लिख लेते हैं। तो गाइज इसमें जो है आपका ये वाला देख रहे हो, ये जो है 200 का है गैप। ठीक है, और इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये सारा कितने का है, 40 का है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब जो है हम लोग करते हैं डाटा कलेक्ट। ए का जो है कितना है आपको, 480 रजिस्टर्ड है। ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेट कितना किया है, 280 किया है। तो हम लोग इसका भी लिख लेंगे, जो नॉट पार्टिसिपेट कितना है, जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो कितना है भाई, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब आते हैं बी में। बी में देखोगे तो 640 है, रजिस्टर्ड किया था, उसमें से 400 से एक कम यानी 360 ने पार्टिसिपेट किया, तो 280 ने नहीं किया होगा। ठीक है, सी में देखते हैं तो 760 लोगों ने रजिस्टर्ड किया, उसमें से 400 ने पार्टिसिपेट किया, तो 360 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब डी में देखते हैं तो डी में आपका 840 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, और उसमें से पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 600 लोग। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 240 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बस हमको यही डाटा कलेक्ट करना था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि फास्ट कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया कि सिटी ए बी सी डी में कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कितने ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सी। तो सी से कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, 760। ठीक है, एंड द टोटल कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम ए से कितने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 200 है। ठीक है, तो इसका हमको रेशियो चाहिए क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 38, ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 19:5 हो जाएगा। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम सी एंड डी। तो सी और डी से कितने ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 400 600। ठीक है, 600 का एवरेज 600 बटा 2 300, तो ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फ्रॉम ई। अब एक नया जो है ई के बारे में बोल रहा है सिटी, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड है वो कितना है, 25% मोर, 25% ज्यादा है देन दैट ऑफ डी। तो देखो डी में रजिस्टर्ड वाले 840 है। ठीक है, अब इससे 25% ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1050 लोग जो है ई से रजिस्टर्ड किया है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ई। अब ई से जो है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो कितना पार्टिसिपेट किया है भाई, 60% दैट ऑफ सी। तो सी से 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसका 60% यानी 3/5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 240 लोगों ने ई से पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, 810 लोगों ने। ठीक है, तो अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ
कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम ई एंड डी। तो डी से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 240 है। ई से 810 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 300, 510, 570 हो जाएगा। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है इफ 40% ऑफ द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी। अब बी से जो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया देख लो यहाँ से फटाफट, 360 लोगों ने। उसका 40% कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, 5 सत्ते 35, 72 यानी 144 लोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। इतने लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होते, लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड ओनली 25% ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर फाइनल्स। और इसमें से भी 25%, 144 का 25% यानी 1/4 यानी चरतिया 12 2 36 लोग जो है ये फाइनल के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई फॉर फाइनल्स फ्रॉम बी। तो देखो इतना लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ, इतना फाइनल के लिए, दोनों का डिफरेंस होगा जो सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो अब गाइज इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फ्रॉम ए से कितने ने रजिस्टर किया है? 480 ने किया है। कह रहा है इज व्हाट परसेंट, कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर। तो सी और डी से कितने पार्टिसिपेट नहीं किया? 360 और 240 यानी 600 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कम है। अब कितना कम है इसको देख लेते हैं। इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना कम है आपको? 20% हो जाएगा। इसको तो पेन पेपर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। 120 हो जाएगा, फिर 600 से 5 बार में कट जाएगा, फिर ये 100/5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आता है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसका अप्रोच क्या होता है? सही अप्रोच इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिससे आप प्रीलिम्स एग्जाम में इस क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर सको। ठीक है, तो अप्रोच देखना। इसमें कह रहा है ए मैन इन्वेस्टेड ₹12,500 इन स्कीम ए दैट ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम फॉर 2 years। तो आपको दे मैन कितना इन्वेस्ट कर रहा है? ₹12,500 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, स्कीम ए है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। दैट ऑफर सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है भाई? ये R% पर एनम दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है 2 साल के लिए दे रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इससे जितना इंटरेस्ट रिसीव होता है उसको वो दूसरे स्कीम में लगाता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना मिलता है ये निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12,500 प्रिंसिपल, रेट है R, टाइम है 2 years डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा आपको? 250 R होगा। ठीक है, अब ये जो इसको कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम में इतना है ना 250 R, इसको ये इन्वेस्ट करता है स्कीम बी में। स्कीम बी में इसको इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब स्कीम बी के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाता है? 250 R हो जाता है। इसको ये इन्वेस्ट कर रहा है। दैट ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। 10% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है फॉर 2 years। तो जैसे ही आपको 2 years दिखा आप खुश हो गए होगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था भाई। क्या बताया था? उसको अभी बताता हूँ। और आगे क्या कह रहा है? इफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द स्कीम बी इज 3,630। अमाउंट भी दिया है कि कितना मिल रहा है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो गाइज अब देखो कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया था, जब आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो गाइज 10% का आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई? क्यूमुलेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या है? देखो 10% पर एनम है, तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो होपफुली आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 21% होगा। ठीक है, तो अब जो है मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? इनिशियली हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 250 R, 250 R किया है ना, और उस पे जो है हमको कितना मिल रहा है? इफेक्टिव इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट बोल सकते हैं, 21% यानी 121/100 हो जाएगा ना अमाउंट। अब ये तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये कितना है? 3,630 है। इसको 3,630 के इक्वल में कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये आपको 30 हो गया, और जो है आपको ये हो गया 25 25, ये 2 हो गया, और फिर ये 6 से चला गया। तो यहाँ से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा ना। तो आर ही पूछ रहा था ना, आर का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न पे क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है पाइप ए कैन फिल 25% ऑफ ए टैंक इन 6 आवर। मतलब पाइप ए जो है आपका 25% टैंक, 25% टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहा है भाई? 6 घंटे में। ठीक है, तो गाइज ए जो पाइप है 100% को कितने टाइम में फिल करेगा? 4 गुना टाइम में, यानी 24 घंटे में फिल करेगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है पाइप बी कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 12 आवर। अब पाइप बी है आपका, दूसरा पाइप है, ये जो है 50% मतलब आधा टैंक को 12 घंटे में फिल कर देता है, भर देता है।
तो पूरा जो 100% है उसको कितने में भर देगा बी, दुगना कर देंगे, ये भी 24 घंटा हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये दोनों तो इनलेट पाइप है, मतलब इनलेट पाइप क्या होता है, जो पॉजिटिव वर्क करता है, प्लस मतलब जो फिल करता है टैंक को। पाइप सी इज एन आउटलेट पाइप। अब एक पाइप सी है जो आउटलेट पाइप है, मतलब जो क्या करता है, टैंक को खाली करता है, ठीक है, तो आउटलेट पाइप ओ लिख देते हैं। एंड एम्प्टीज द फिल टैंक इन 20 आवर्स। इसका डायरेक्ट दिया गया है कि ये कितने टाइम में पूरे टैंक को खाली कर देता है, 20 घंटे में। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपको पता है पाइप ए कितने टाइम में फिल कर रहा है, पाइप बी कितने टाइम में फिल कर रहा है अकेले, और पाइप सी कितने टाइम में अकेले खाली कर देता है। तो इस तीनों का जो एलसीएम है वो ले लेना। तो इस या ऐसा कॉमन ले लेना जिससे ये तीनों डिविजिबल हो। तो ये देखते ही बोल सकते हो कि हम लोग जो है टोटल कैपेसिटी टैंक का मान लेते हैं, ठीक है। वो जो टैंक है उसका टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, जो कॉमन है तीनों में, मान लेते हैं 120 लीटर है, ठीक है। तो अब जो है मेरा पाइप ए का एफिशिएंसी क्या होगा, कितने टाइम में पाइप इसको भरेगा, उसका रेट निकाल लेते हैं। तो 24 घंटा में पूरा भरता है, 120 लीटर है, यानी 5 यूनिट पर आवर भर रहा है, 5 लीटर पर आवर भर रहा है ना। और बी कितना है, बी भी 5 लीटर पर आवर भर रहा है। तो ये भर रहा है प्लस प्लस, और सी खाली कर रहा है कितना, 20 घंटे में, यानी ये जो है 6 लीटर पर आवर खाली कर रहा है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से बनाने में मजा आता है, जब हम लोग टोटल कैपेसिटी मान के बनाते तो अच्छे से बनता है। अब कह रहा है इफ द टैंक इज ऑलरेडी 60% फिल, मतलब टैंक 60% भर चुका था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ऑल द पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग टैंक। अब 60% फिल था, मतलब रिमेनिंग कितना हो जाएगा कैपेसिटी, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ कैपेसिटी, जिसको हमको ए बी सी अगर तीनों ओपन रहे तो कितने टाइम में भरेगा पूछ रहा है। तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, देखो 120 गुना 40%, जिसको अभी भरना बाकी है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 5, ये 24 से हो गया, यानी 48 लीटर जो है अभी भरना क्या है मेरा बाकी है। तो अब कह रहा है ए बी सी तीनों ओपन है, ए बी सी तीनों ओपन है, तो ये कितने टाइम में बचा हुआ फिल हो जाएगा। तो देखो 48 लीटर टोटल है, और ए बी सी तीनों चालू है, मतलब ये +5 +5 कर रहा है, 5 + 5, और ये माइनस ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 45/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 12 घंटे में जो है ये फिल हो जाएगा अगर ए बी सी तीनों ओपन है, ठीक है। तो देख रहे हो कंसेप्ट से बनाने में बहुत मजा भी आता है और आराम से भी बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट सीखा करो, उससे जो क्वेश्चन है आपको प्री मेंस हर एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर बी, 12 आवर्स विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। इसमें कह रहा है टू कार ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सिटी पी एंड क्यू टुवर्ड ईच अदर। दो कार है मेरा, ठीक है, एक कार ए है एक कार बी है। अब दोनों जो है, एक सिटी पी से स्टार्ट होता है एक सिटी क्यू से स्टार्ट होता है, एक दूसरे की तरफ ये मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 480 किलोमीटर। अब पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है ये 480 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है कार ए कवर्स द डिस्टेंस इन 4 आवर। कार ए कितना टाइम लेता है डिस्टेंस कवर करने में, 4 घंटा लेता है। एंड कार बी कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर, और कार बी जो है सेम डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर करता है, 6 घंटे में। कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट, मतलब स्टार्ट होने के कितने टाइम बाद दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। तो गाइज देखो स्पीड ऑफ कार ए कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर को 4 घंटे में कर रहा है तो 120 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और स्पीड ऑफ कार बी क्या हो जाएगा, 480 को 6 आवर में कर रहा है, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, 120 + 80 यानी 200 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो अब कितने टाइम में ये दोनों मिल जाएगा, तो डिस्टेंस तो 480 है ना आपका, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये कितने टाइम में मिल जाएगा, 2.4 आवर्स में जो एक दूसरे से मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन दोनों का मिक्स है। इसमें कहता है सीता स्पेंड 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेगुलर एक्सपेंसेस। तो मान लेते हैं सीता का जो मंथली इनकम है 100x है, ठीक है। तो उसमें जो 30% है वो किस पे कर रही है भाई, रेगुलर एक्सपेंस पे, यानी 30x जो है इसका रेगुलर खर्चे हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब एंड 50% ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब 50% यानी 50x जो है ये पर्सनल खर्चे इसके रहते हैं, इसको लिख लेते हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 20x हो गया रिमेनिंग, इतना बच गया आपको, ठीक है। सी गिव्स ए पोर्शन ऑफ हर मनी टू हर मदर एंड फादर इन द रेशियो 3:1। बचे हुए पैसे को ये अपनी मम्मी और पापा को दे देते हैं, किस रेशियो में, 3:1 में देती है, ठीक है।
तो ये कितना हो गया आपको, 15x मम्मी को दे रही है और 5x अपने पापे को दे रही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिवन टू अवर मदर एंड फादर इज रुपीज 4000। अब ये जो है दोनों का डिफरेंस जो है ये 4000 दिया है, तो यानी x कितना हो जाएगा मेरा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको चाहिए क्या, कह रहा है व्हाट इज सीता मंथली सैलरी। तो सीता का मंथली सैलरी कितना हो जाएगा, 100 गुना 400, यानी कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया जो है सीता का मंथली सैलरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं एक ऐसे कैसलेट में जिससे बच्चे उलझ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के जो वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इस तरह के कैसलेट जो है बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं और जो ट्राई करते हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कैसलेट को सही तरीका क्या है सॉल्व करने का अप्रोच, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है बल्कि फास्ट टाइम में सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। The information is about total student who like two activity art and music in two school। दो स्कूल है मेरा और उसमें आर्ट एंड म्यूजिक है, ठीक है। तो बच्चे को कौन एक्टिविटी पसंद है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली म्यूजिक इन स्कूल बी इज 45। तो गाइस देखो, हमको जैसे ही क्वेश्चन मिला हमको ये एक ओवरव्यू लेके ये तो समझ में आ गया कि मेरा दो स्कूल है, ठीक है। पहला मेरा क्या है, स्कूल ए है, तो इसको लिख लेते हैं। अब स्कूल ए में दो तरह के बच्चे को चीज पसंद है, या आर्ट पसंद है या म्यूजिक पसंद है, या दोनों पसंद है या ओनली भी हो सकता है। तो स्कूल ए का बना लिए। अब एक तरफ आर्ट लिख लो, एक तरफ म्यूजिक लिख लो, ठीक है। इसी तरह मेरा स्कूल बी है, दूसरा स्कूल भी है, उसमें भी ये बच्चे जो हैं आर्ट और म्यूजिक के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है। अपना आप देखना कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें भी बच्चे जो स्कूल बी में आर्ट और म्यूजिक पसंद करते हैं, ठीक है। अब डाटा कलेक्ट करने में इजी रहेगा। तो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली म्यूजिक इन स्किल स्कूल बी। तो स्कूल बी में ओनली म्यूजिक क्या हो गया, मतलब ये जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये होगा ना ओनली म्यूजिक वाला। तो कह रहा है ये कितना है, 45 है। तो मतलब जो है ओनली म्यूजिक वाला ये हमको तो दिया है 45 है, तो इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली आर्ट इन स्कूल ए। स्कूल ए में ओनली आर्ट मतलब ये वाला जो है, एंड स्कूल बी में जो ओनली आर्ट वाला है इसका रेशियो कितना है आपको, 5:3 है। मतलब अगर इसको मान लेंगे 5x है स्कूल ए में, तो स्कूल बी में कितना हो जाएगा मेरा, स्कूल बी में मेरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। तो एक वेरिएबल में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जरूर, ठीक है। अब कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ आर्ट एंड म्यूजिक इन स्कूल ए। स्कूल ए में जो दोनों आर्ट और म्यूजिक दोनों पसंद करने वाले, मतलब ये हो गया, ये कॉमन वाला हो गया ना। ये 40% है ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु लाइक ओनली आर्ट इन स्कूल ए। अब स्कूल ए में जो है ओनली आर्ट वाले कितने हैं, 5x है ना, 5x है। उसका ये 40% है, मतलब 2/5 है, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। मतलब ये जो है आपका कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रही, ये वाला जो है ये 2x है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ आर्ट एंड म्यूजिक टुगेदर इन स्कूल बी। स्कूल बी में आर्ट एंड म्यूजिक यानी ये जो कॉमन वाला है ये वाले कितने हैं, इज 15 मोर देन दैट ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए में तो 2x है, तो मतलब इसमें 2x प्लस 15 है, ठीक है। आर्ट एंड म्यूजिक दोनों पसंद करने वाले। अब कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आर्ट इन स्कूल बी इज 65। तो गाइस जो आर्ट स्कूल बी में देखो, स्कूल बी में जो है ओनली आर्ट वाले 3x है, और जिसको आर्ट एंड म्यूजिक दोनों पसंद है वो कितना है, 2x प्लस 15 है। यही टोटल आपका, यही वाला जो ये वाला जो टोटल है यही आर्ट है ना, टोटल आर्ट का, ठीक है। तो ये हमको कितना दिया गया है, कह रहा है 65 है। तो देखो कितने मजे में x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5x यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देखो, अब मेरा सारा वैल्यू निकल गया ना, ये वाला कितना हो जाएगा आपको, 20 10 35 हो गया, ठीक है। ये 35 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5 × 10 50 हो गया। ये कितना हो गया मेरा, ये आपको कितना हो गया, 20 हो गया ना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक म्यूजिक इन स्कूल ए। स्कूल ए में जो म्यूजिक पसंद करने वाले हैं, कह रहा है 15 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली म्यूजिक इन स्कूल बी। तो ओनली म्यूजिक स्कूल बी में तो 45 हमको पता है, इससे 15 ज्यादा है, मतलब म्यूजिक पसंद करने वाले इसमें कितने हैं, टोटल 60 है। तो ये म्यूजिक मतलब ये पूरा वो हो रहा है, ठीक है, ये पूरा। अब देखो इसमें जो है ये वाला 20 है आपका, तो ओनली म्यूजिक वाला कितना होगा, 60 में से 20 को माइनस कर देंगे,
तो ओनली म्यूजिक वाला 40 हो गया। तो देख रहे हो कितना इजीली, कितना मजे में बन गया। इसीलिए जो इस तरह के कैसलेट है उसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करना, क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, डाटा मेरा इजीली कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब डाटा को एक जगह वेन डायग्राम में नोट कर लेते हैं और क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। स्कूल ए में 8 म्यूजिक वाले कितने बच्चे हैं और स्कूल बी में 8 म्यूजिक वाले कितने बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आर्ट इन स्कूल ए। स्कूल ए में आर्ट पसंद करने वाले कितने हैं भाई? 50 और 20 70 है, तो ओनली आर्ट वाले 50 है, ध्यान में रखना। और आर्ट एंड म्यूजिक का कॉमन उसको भी लेना पड़ेगा ना। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ आर्ट एंड म्यूजिक टुगेदर इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में जो है आर्ट एंड म्यूजिक पसंद करने वाले कितने हैं भाई? ये 35 है ना। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस कह रहा है क्या होगा? 70 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा? 35। ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली म्यूजिक इन स्कूल ए। स्कूल ए में ओनली म्यूजिक वाले कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली आर्ट इन स्कूल बी। तो ओनली आर्ट वाले 30 हैं, तो कितना परसेंट होगा? इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 133.33%। बी विल बी द आंसर। तो गाइज इस कैसलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ आर्ट एंड म्यूजिक टुगेदर इन स्कूल ए। स्कूल ए में जो आर्ट एंड म्यूजिक वाले कितने हैं भाई? दोनों पसंद करने वाले 20 लोग हैं। ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली म्यूजिक इन स्कूल बी। तो ओनली म्यूजिक वाले 45 है, तो इसका रेशियो चाहिए कितना हो जाएगा? 5 के 20, 5 45, 4:9। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजीली बन जाता है। एक बार वेन डायग्राम में आप डाटा कलेक्ट कर लोगे स्टेप बाय स्टेप, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके, उसके बाद क्वेश्चन आपको कुछ ही सेकंड में बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली इजी होता है। मेन चैलेंजिंग काम डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसी में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो वेन डायग्राम का अप्रोच मैंने आपको बताया है, तो इसको आप यूज करना रियल एग्जाम में भी, तो आपके क्वेश्चन जो हैं कैसलेट के 2-3 मिनट में आराम से बन जाएंगे। तो गाइस इस कैसलेट डीआई के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज इन बोथ स्कूल टुगेदर। एटलीस्ट 2 एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? आर्ट एंड म्यूजिक, ये हो गया एक कॉमन, और ये हो गया आर्ट एंड म्यूजिक स्कूल बी में। तो यानी कितना हो जाएगा? ऐसे लोग कितने हैं भाई? 20 और 35, 55 लोग हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब 2 एक्टिविटी पसंद है, मतलब आर्ट म्यूजिक दोनों पसंद है, तो जो कॉमन है उसको ऐड कर दिए हैं सिंपली। ठीक है, अब आते हैं इस कैसलेट डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एट मोस्ट वन एक्टिविटी इन स्कूल बी। तो देखो एट मोस्ट वन एक्टिविटी मतलब क्या हुआ? ओनली आर्ट और ओनली म्यूजिक। तो यानी टोटल कितना है स्कूल बी में? 75 ऐसे लोग हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इज हाउ मेनी मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आर्ट इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में आर्ट पसंद करने वाले कितने हैं? देखो 50 है, और ये 20 कॉमन है, इसको भी लेना पड़ेगा, 70 है ना। ओनली आर्ट वाले 50 है, और आर्ट म्यूजिक वाले कॉमन है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा 20 को। ठीक है, तो 75 और 70 का कह रहा है डिफरेंस क्या होगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस देखो क्वेश्चन बनाने में क्या आपको थोड़ा भी मुश्किल लगा? इसके जो 5 क्वेश्चंस थे वो कितने 1 मिनट में आपको बन जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ मुश्किल था नहीं, 1 मिनट में बन जाते। लेकिन जो डाटा कलेक्ट करना था, डाटा कलेक्ट वो थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी अगर आप वैन डायग्राम का यूज करोगे, वैन डायग्राम के जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज करोगे, तो डाटा कलेक्ट भी ये फास्ट कर लोगे आप। ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करने में भी आपको 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो कितना भी टाइम लगे, इस जो कैसलेट को आप 3 मिनट के अंदर तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 3 मिनट से ज़्यादा इससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 3 मिनट के अंदर आप इसके 5 के 5 क्वेश्चन कर लोगे, तो सोचो एग्जाम में आपको कितना एडवांटेज होगा। प्रीलिम्स में बहुत बच्चे कैसलेट को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप जो है 5 के 5 क्वेश्चन सही बना लोगे, तो आपका जो है क्वांट का स्कोर अच्छा, ओवरऑल भी जो है आपके अटेम्प्ट अच्छे रहेंगे, और प्रीलिम्स में आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वेन डायग्राम अप्रोच को यूज करना, और इससे जो आपका डाटा कलेक्शन है फास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बहुत फास्ट बन जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पे। इस बार के एसबीआई पी 2026 के प्रीलिम एग्जाम में आपका नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, लेकिन हायर चांस है आपका पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको पता होना चाहिए फास्ट सॉल्व कैसे करना है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू √196 है, तो x मेरा कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। ठीक है,
अब वाई क्यू है 2744 है, तो बहुत बच्चे सोचने लगेंगे अरे ये 14 का क्यू है। मैंने आपको बोला था ना, कम से कम 1 to 20 नंबर का जो है आपको क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। और जो है 1 से लेके कम से कम 50 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया स्क्वायर निकालने का, ठीक है, तो उसको देख लेना। इसमें जो ये है, ये आपका वाई क्यू 2744 है, ये 14 का क्यू होता है, यानी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, वाई का वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, एक्स का वैल्यू 14 है, वाई का वैल्यू 14 यानी एक्स इज इक्वल टू वाई है। ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपको थोड़ा डर लग जाएगा, इतना बड़ा कोफिशिएंट। लेकिन मैं कोई बात नहीं है, इत्मीनान रखो, मैं आपको बताता हूँ इस डी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फास्ट कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपका क्या है, 18x² है, इसको लिख लेते हैं 18x² 33x+14 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे। तो इस दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 18 चौके 72, 2 7 252 हो गया ना। अब 252 का ऐसा कौन सा मतलब फैक्टर है जो 33 दे देगा, थोड़ा आप सोचोगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जिस बच्चे का, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं करूंगा, क्या करोगे, 252 का फटाफट आप एलसीएम निकाल लोगे, 2 126 63, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 3 7। अब देखो कौन सा फैक्टर है, सत्तिया 21, दो दूना 4 तिया 12, 21 12 जो है 33 दे देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट 252 होगा, बस पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ 18 जो 18 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ये इसको लिख सकते हो -7/6 और -2/3, ठीक है। तो दो वैल्यू जो होगा एक्स का ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं भाई, क्या है दूसरा इक्वेशन मेरा। तो देखो ये है आपका 8y² प्लस 22y, इसमें भी कोफिशिएंट भरा है, तो कोई बात नहीं, देखना कितना आराम से सॉल्व होगा। 15 8 120, इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 12 और 10 होगा जो मेरा 22 दे देगा। अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस कर देंगे, एक्स y² का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, बस हो गया। क्या मुश्किल लगा कर आपको, किसकी मुश्किल है कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये कितना हो गया, -3/2 और -5/4 हो गया, ठीक है। अब देखो कि कंपेयर कर लेते हैं, x है y है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, x मेरा क्या है, बड़ा है y से, दोनों वैल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरा x ग्रेटर देन y, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला इक्वेशन क्या है, 7x² प्लस 27x प्लस 18 जीरो, फिर से बढ़ा दे दिया। रियल एग्जाम में इसी लेवल का रहेगा, इजी ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इसको भी बताता हूँ अप्रोच फास्ट सॉल्व करने का। 18 गुना 7 कितना हो जाएगा आपको, 126 हो जाएगा। अब 126 का ऐसा कौन है जो 27 दे देगा, थोड़ा आप सोचोगे तो 21 और 6 है भाई, ये तो आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, और x² का कोफिशिएंट 7 है उससे डिवाइड कर दो, तो हो गया x का वैल्यू, क्या दिक्कत है। ये कितना हो जाएगा, -3 और -6/7 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को लिख लेते हैं, मेरा क्या है, 2y² प्लस 13y प्लस 21 इक्वल टू 0 है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे फास्ट सॉल्व होता है, ठीक है। 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 का कौन है जो 13 दे देगा, 7 और 6 है भाई, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस करेंगे, y² का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया मेरा y का वैल्यू, कितना हो गया, -7/2 और -3। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है ना, यही रिलेशन आएगा ना। x मेरा क्या हो जाएगा, या तो देखो -3 इक्वल है, या x उससे बड़ा है y से। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा आपको डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये वाला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करके रख देना, और जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड का ट्रिक बताया है उसको ही यूज करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो गाइज इस जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस सेट के। देखो इसमें क्या है मेरा, 3x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो ऐसा देखोगे ना आप कि माइनस माइनस साइन है, तो और इस कोफिशिएंट जो स्मॉल है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज कर लो, उससे फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 तिया 24 हो जाएगा, बटा 6 1 प्लस माइनस 5/6, यानी 6 6 1 -4 -2/3 हो गया। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 और -2/3 हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 4y² माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर देख रहे हो ये माइनस है, ये माइनस है, और कोफिशिएंट छोटा है मेरा ए बी सी जो है। तो यहाँ में हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 प्लस माइनस 4 4 दूना 8 चौके 32 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 चौके 8 हो गया, 2 प्लस माइनस 6 हो गया बाई 8, 8/8 1 -1/2, यानी 1 -1 2 हो गया। अब देखो जब x का वैल्यू 1 है, जब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1/2 है, तो मेरा x ग्रेटर देन y आ गया, ठीक है। अब जब x का वैल्यू -2/3 है,
-2/3 है और y का वैल्यू मेरा 1 है, तो मेरा क्या है, x लेस देन y है। तो कभी x ग्रेटर देन y, कभी x लेस देन y है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, नो रिलेशन। एक्स वाई में क्या कर सकते हैं, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा, नो रिलेशन, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन पे। इसका जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एसबीआई 2026 के प्रीलिम्स में भी देखने को आपको मिलेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है मिल्कमैन मिक्स 2i+30 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो मिक्सचर में क्या रहता है भाई, मिल्क रहता है और वाटर रहता है, तो इसको लिख लेते हैं। अब कितना है, y+30 लीटर वाटर है मेरा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इतना वाटर है, ठीक है, इतना लीटर। इन 150 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क मेरा कितना है स्टार्ट में, 150 लीटर मिल्क है, ठीक है। तो ये दोनों को मिक्स करता है एंड देन अगेन रिप्लेस 35 लीटर ऑफ द मिक्सचर। 35 लीटर मिक्सचर को किससे रिप्लेस करता है, मिल्क से, ठीक है। तो अब इसको समझना ध्यान से कि मेरा क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, जब ये 35 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करता है मिल्क से, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा मेरा, देख सो 150 है, ठीक है। अब 35 लीटर क्या करता है, इसको रिप्लेस करता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 150 बटा टोटल कितना है, मिल्क प्लस वाटर, y प्लस 180 है, ठीक है, इंटू 35 लीटर मिक्सचर को क्या करता है, रिप्लेस कर रहा है। और फिर उसमें क्या करता है, 35 लीटर मिल्क ऐड कर देता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर इज 160 लीटर। अब कह रहा है ये जो है क्वांटिटी 160 लीटर है, तो हमको क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो गाइस y का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगा फटाफट, देखो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 150। तो गाइस देखो 150 और ये कितना हो गया आपको, 185 हो गया, यानी 25 हो गया। और इधर क्या हो गया आपको, 150 गुना 35 बटा y प्लस 180, यही है ना। तो अब देखो 25 छके 150 हो गया, ठीक है। तो y प्लस 180 कितना हो गया आपको, 210 हो गया। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 30 लीटर आ गया। यही है ना, यही पूछ रहा था ना, y का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप पे। तो इसका भी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आना ही आना है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, आईपीएस पीओ के भी प्रीलिम्स में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच देखना। देखो नीरज एंड विवान इन्वेस्टेड अमाउंट इन ए बिजनेस। अब नीरज है और एक विवान है, एनवी लिख लेते हैं, आप समझ जाओगे। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 4:7 करता है, तो इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, कितना कर रहा है, 4x मान लेते, तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है विवान इन्वेस्टेड फॉर 2 मंथ, विवान जो है 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो गाइस क्वेश्चन में कह रहा है विवान इन्वेस्टेड 2 मंथ लेस देन द टाइम दैट द नीरज इन्वेस्टेड, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, एक का जो है मान लेते हैं नीरज। तो गाइज मान लेते हैं विवान जो है वाई टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, तो नीरज क्या है भाई, इससे 2 मंथ ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि विवान 2 मंथ कम कर रहा है। तो y+2 - 2 y विवान का हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑब्टेन बाय नीरज इज 28 4/7% लेस देन द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय विवान। तो 28 4/7 कितना हो जाता है आपको, 7×8 = 56, 196, 200/7%, ठीक है, इतना परसेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, 100, यानी 2/7। अब 2/7 कह रहा है लेस है, तो मतलब कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो नीरज का है और इस कितना हो जाएगा आपको, 5/7 प्रॉफिट ऑफ V1 का हो जाएगा, ठीक है। तो नीरज का प्रॉफिट और V1 का प्रॉफिट का रेशियो हमको पता चल गया कितना है, 5:7 है, ठीक है। तो गाइज अभी तो कॉन्सेप्ट आ गया, प्रॉफिट क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना, पार्टनरशिप में बता चुका हूँ। तो देखो इन्वेस्टमेंट जो नीरज का है 4x है, y+2 टाइम के लिए है, ठीक है। और विवियन का 7x है, y टाइम के लिए है। तो हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए ना। नहीं, कह रहा है फाइंड द टाइम फॉर विच V1 इन्वेस्टेड। हाँ, तो V1 का इन्वेस्टेड y टाइम है, y हमको चाहिए। तो अब इससे y निकाल लो आराम से, देखो 7 से 7 चला गया, ये कितना हो जाएगा, 5y = 4y+8। यहाँ से y मेरा कितना आ गया, 8 मंथ। मतलब V1 जो है 8 महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम है। ये भी बैंक एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट टॉपिक है, एसबीआई पीओ का, आईपीएस पीओ का। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के पूछे ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या है, बेस्ट अप्रोच, चलो उसको बताता हूँ। इसमें कह रहा है बोट कवर्स 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन टी आवर, ठीक है। एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कितना, 105 किलोमीटर, कितने टाइम में जा रहा है भाई, टी आवर्स में जाता है, लिख लेते हैं। और 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम भी जा रहा है, मतलब रिवर के करंट के अगेंस्ट 90 किलोमीटर जाता है T+6 आवर में। तो इसको लिख लेते हैं T+6 आवर में, ठीक है।
अब कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द रिवर इज 6:7। मतलब स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में और डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो है 6:7 है, ठीक है। मतलब ये अगर x मान ले तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 35 किलोमीटर टू एंड फ्रो इन द रिवर। मतलब समझो कॉन्सेप्ट यही है, कितना टाइम लेगा भाई। देखो 35 किलोमीटर जो है ये डाउन अपस्ट्रीम में जाएगा, प्लस 35 किलोमीटर ही ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा। मतलब एक बार रिवर के करंट के साथ डाउन स्ट्रीम, एक बार रिवर करंट के अगेंस्ट 35 किलोमीटर मतलब अपस्ट्रीम। तो ये टाइम हमको चाहिए क्या होगा। तो हमको अगर वी यू पता चल गया अपस्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो हमको क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने का, ठीक है। तो गाइज यहाँ से देखो मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट 6x है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 7x है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है भाई, मैंने कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ 6x है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 7x - 6x, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर में इतना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इतना है, तो मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड 7x तो ये तो है ही। अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो ये कितना हो जाएगा आपको 6x - x यानी 5x हो गया, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड भी पता चल गया। अब x का वैल्यू कैसे पता चले, तो इसके लिए भी कोई उपाय तो है भाई। देखो ये बोट जो है 105 किलोमीटर टी आवर में कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम इतना कर रहा है, तो मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड तो पता है ना। देखो 7x जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये कितना 105 किलोमीटर बाई टी हो जाएगा, एक ये हो गया। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 5x है, ये कितना हो जाएगा आपको 90/t+6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 7/5, एक्स कट गया ना, 105, 105/टी, t+6 ऊपर में चला जाएगा बाई 90 हो जाएगा। तो 15×7 105, 15×6 90, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपको 60 = 5t+30 हो गया, यानी t का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। अब हमको x चाहिए ना, x कैसे पता चलेगा, तो किसमें एक इक्वेशन में पुट कर दो। 7x 105/t है, ठीक है 30 है। अब देखो 15 और ये 2 से चला गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया ना। तो x का वैल्यू पता चल गया, तो अब क्या दिक्कत है, अब तो बन ही जाएगा क्वेश्चन। मेरा जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 7x, 7/2 किलोमीटर/आवर। अपस्ट्रीम स्पीड 5x, 5/2 हो गया। हमको चाहिए क्या कि टाइम कितना ले रहा है टू एंड फ्रो स्पीड जाने में, तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड 5/2 प्लस 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7/2, पता चल गया ना टाइम। देखो 7, ये 5, ये हो गया 14 प्लस 10 यानी 24 घंटे लेगा। क्या होगा देखो, इतना कॉन्सेप्ट से खूबसूरती क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन जो है बी 24 आवर विल बी द आंसर। तो अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह के मॉडरेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, जिसमें आपको एक्स देगा, वेरिएबल के टर्म में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। तो उसको अप्रोच क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग, कि एग्जाम हॉल में हमको कोई दिक्कत नहीं आए, वेरिएबल वाला भी रहे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग फास्ट सॉल्व कर लेंगे। तो चलो उसको देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है शिवम बॉट ए टेबल एट ₹x। चलो अच्छी बात है, x रुपया में टेबल खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है भाई x रुपया उसको पड़ा, ठीक है। और सोल्ड बेच भी दिया ₹y में, अच्छी बात है, सेल कर दिया ₹y में, कोई घबराने की बात नहीं, एक्स वाई के टर्म में, लेकिन आराम से बनाएंगे। इस प्रोसेस में उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, वाह भाई मजा आ गया। जैसे ही आपको पता चला 30% प्रॉफिट आ गया, मतलब क्या हुआ, हमको जो है कॉस्ट प्राइस है उसका 130% में वो क्या किया, ये जो है आपको कितना है वाई दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से आ जाएगा आपको 10/13, यही होगा ना। चलो इसको लिख लेते हैं। तो अब गाइज क्या करोगे, इसको मान लो आप, मान लो ये 10A है, ये 3A है, ठीक है। मतलब जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको पता है ए के टर्म में कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। अब कह रहा है शिवम वुड हैव बॉट द टेबल एट 10% लेस। मतलब अब कह रहा है नया कॉस्ट प्राइस अगर वो 10% कम पे खरीदता, तो अभी मेरा कॉस्ट प्राइस 10A है ना, तो 10% कम पे खरीदता मतलब 9A में खरीदता, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है न्यू बोल रहा है, एंड सोल्ड इट एट ₹44 लेस। तो अभी जो है 13 कॉस्ट प्राइस, उससे 44 में कम बेचता, चलो अच्छी बात है। देन ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अब तो मजा ही हो गया आपको, 20% का प्रॉफिट होता है भाई। देखो कॉस्ट प्राइस 9A है, इसका जो 120% यानी जो है सेलिंग प्राइस कितना दिया गया आपको
13a माइनस 44 है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकाल लेना है पहले। तो देखो 6 से गया, 5 से गया, कितना हो गया 54a हो गया, 65a माइनस 44 बचे कितना हो गया 220 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा 11a मेरा 220 हो गया, यानी a का वैल्यू 20 हो गया। तो अब हमको पता चल गया ना स्टार्ट में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना था, ये 200 था और ये कितना था आपको 260 था, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। तो y तो यही है ना, देखो सेलिंग प्राइस जो है आपका यही तो y है और कॉस्ट प्राइस है यही तो x है, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ए विल बी द आंसर। तो गाइज इससे क्या फर्क पड़ता है वो एक्स वाई के टर्म में दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इसमें कुछ भी दिक्कत हुआ आपको, कोई लगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है मॉडरेट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को वो बोलते हैं मॉडरेट लेवल है। तो मतलब मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ये देखने में लगेगा एक्स वाई वेरिएबल है, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको ऐसे ही मजे में बना दोगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में। इसीलिए डरने की बजाय कंसेप्ट पे अपने भरोसा रखो और अप्रोच सीखो। मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इसी अप्रोच को आप एग्जाम हॉल में यूज करना और देखना क्वेश्चन कितने आराम से आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेन पे। इसमें कह रहा है ट्रेन पी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन को हमेशा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि देखो ये मिनट में दिया गया है ना, मतलब सेकेंड में है। तो देखो अब ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में मैंने आपको बताया था, क्या करोगे इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको जो है आप 5/18 से क्या करो गुना कर दो, तो ये कितना हो गया 18 चौके 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन पी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब कहता है ये क्रॉस करता है ए प्लेटफॉर्म विच इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो देखो कितने टाइम में क्रॉस करता है इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड में जो है ये ट्रेन पी, मान लो लेंथ ऑफ द ट्रेन पी एल है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ इसके लेंथ का आधा है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन पी यानी 20, यानी यहाँ से 3l/2 कितना हो जाएगा आपको 1200 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 400 हो गया। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन जो पी है ये कितना आ जाएगा हमको यहाँ से 800 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, इसको मान लो L1 मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसका हाफ है तो 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते क्या बोल रहा है, find the time in which train P crosses another train Q whose length is 2 times the train P। अब एक ट्रेन Q है उसका जो लेंथ है दुगुना है ट्रेन P से, 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। कह रहा है कितना टाइम लेगा एंड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ट्रेन P जो है और ट्रेन Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो ट्रेन P का स्पीड हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ट्रेन Q का स्पीड भी दिया गया है, कितना है भाई 108 किलोमीटर पर आवर है। तो 108 गुना 5/18 कर लो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 30 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा भाई ये पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन पी प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड का सम हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पी क्यू पता है 2400 हो जाएगा टोटल, और पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 20 + 30 50 हो जाएगा। तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा 5 चौके 20, 5/48 सेकेंड में ट्रेन पी ट्रेन क्यू एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका मेंसुरेशन है। इसमें कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 36 मीटर। अब एक आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक स्क्वायर है आपका, ये क्या है स्क्वायर है। इसमें मान लेते हैं लेंथ एल है, बी है, इसका साइड ए है, ठीक है। कहता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर जो है ये 36 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42 मीटर, पेरीमीटर मतलब 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 42 मीटर है, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आपको दिया गया है 21 है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेते हैं। और क्या कह रहा है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 मीटर, वाह मजा आ गया। ब्रेथ 9 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब लेंथ 12 है तो ये जो साइड स्क्वायर का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो कह रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन एक्चुअली रियल एग्जाम में प्रीलिम्स में जो है इजी इजी लेवल रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो उसको तो आप फास्ट सॉल्व कर लेना स्टार्ट में ही। तो गाइज अब आता है क्वालिटी के क्वेश्चन को। तो क्वालिटी के क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो मेक श्योर पेन पेपर का कम यूज करना, माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना। वो कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको है ना x² - 15x + 56। तो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इसका 56 होना चाहिए और सम 15 होना चाहिए, ठीक है।
और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखते ही आपको पता चल जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पेन पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स ग्रेटर देन वाई है, सी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो इसमें तो -5 और -7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, और इसमें क्या हो जाएगा, 2 5 यानी -2 और -5 हो जाएगा। तो मेरा ऑब्वियसली क्या है, x लेस देन इक्वल टू y है, बी विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़े। अब फैक्टराइजेशन मेथड माइंड में ही कर लो, कितना फैक्टर होगा, और जो बीच वाला कोफिशिएंट के सम के बराबर आएगा, और साइन देख लो, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस ले लेना। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहे तो डिवाइड करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पेन पेपर उठाए बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो भाई जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इसमें देख रहे हो दोनों जो साइन है माइनस है, तो इस तरह में आपको क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो एक्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 3 तिया 9 4 चौके 160। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 169 किसका स्क्वायर रूट है भाई, 13 का है, तो इसको लिख लेते हैं, 13 3 16 बटा 2 8 -5 हो जाएगा। तो 8 माइनस 5 जो है एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 30। ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा भाई, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 और 6 होगा, और यहाँ प्लस साइन है तो माइनस कर दो। तो मेरा क्या है, y का वैल्यू ये हो गया। तो ऑब्वियसली x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू y विल बी द आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या है मेरा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 16 इजकल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से जल्दी हो जाएगा। -14 प्लस -14 का स्क्वायर कितना होता है आपको, 196, 16 चौके 64 दूना 128। ठीक है, डिवाइड बाय 2 दूना 4। ठीक है, -14 प्लस माइनस, अब मेंटल कैलकुलेशन करो, एक 204 224 324, 324 किसका स्क्वायर रूट 18 का है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1 और -8। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, और कोफिशिएंट ए बी सी स्मॉल है, इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 1 48 बाई 2, 1 प्लस माइनस 7 बाई 2। ठीक है, तो यानी 4 हो गया और -3 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरा, कंपेयर कर लो, 1 -8 और 4 -3 है। ठीक है, तो देखो जब x 1 है तो y -3 है, तो x ग्रेटर देन y है। ठीक है, अब जब x -8 रख रहे हैं और y 4 है, तो मेरा क्या है, x लेस देन y है, कभी x ग्रेटर देन y, कभी x लेस देन y, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसमें 34 का क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखो पहला इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसको फटाफट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस माइनस 1 4 तिया 12 दूना 24 हो गया, डिवाइड बाय 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 1 प्लस माइनस कितना हो गया, 5 हो गया, डिवाइड बाय 4 यानी 6 3/2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 और क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो क्या है मेरा, वो है 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब देखोगे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेना। देखो ये 2 चौके 8 हो गया, तो 8 कौन सा है जो 6 दे देगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे, 2 और 4 है। ठीक है, अब माइनस साइन है तो प्लस होगा, यहाँ जो 2 का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, तो ये y का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया मेरा, y 1 और 2 हो गया। तो गाइज देखो फिर से देखो, अगर x 3/2 है और y 1 है, तो मेरा क्या है, x ग्रेटर देन y है। अब जब x -1 है और y 1 या 2 है, तो मेरा क्या है, x लेस देन y है, कभी x ग्रेटर देन y, कभी x लेस देन y, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ए विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका कैसलेट है, और ये इसको भी हम लोग वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चांसेस है कि वेन डायग्राम रिलेटेड कैसलेट आपका इस बार के एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 900 स्टूडेंट इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में टोटल 900 स्टूडेंट है, एंड दे आर आइदर फ्रॉम वन और मोर कैटेगरी ए बी सी। ठीक है, तीन तरह के गेम खेलते हैं वो, ए बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। देखो ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा बी है, और एक और स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लोग जो है सी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट इसमें से ही कोई एक गेम खेलता है, साथ में भी खेलता है। ठीक है, कॉमन वाला भी रहता है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ, और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, रेशियो दिया गया है टोटल स्टूडेंट इन ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, 2 3 5, 2:3:5 है। मतलब ओनली ए में अगर 2x ले लेंगे तो ओनली बी में 3x हो जाएगा, ओनली बी और ओनली सी में 5x हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं।
अब कह रहा है टोटल स्टूडेंट इन ऑल थ्री कैटेगरीज आर 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन ओनली सी। तो ऑल थ्री कैटेगरी मतलब ये वाला हो गया ना, ये ऑल थ्री कैटेगरी। तो ऑल थ्री कैटेगरी वाला कितना है, जो है मतलब तीनों कैटेगरी ए बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। तीनों कैटेगरी का कॉमन ये कितना है भाई, 50%, यानी 1/2 ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन ओनली सी। तो इसमें तो 5x है, तो यानी 5x/2 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ टोटल स्टूडेंट हु आर इन ओनली बी एंड सी बट नॉट ए। तो इसको ध्यान से समझना, ओनली बी एंड सी मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है आपका ये हो गया, एंड नॉट ए मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये वाला होगा, ओनली बी एंड सी बट नॉट ए का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ओनली बी एंड सी बट नॉट ए, ये कितना है भाई, ये कह रहा है एंड टोटल स्टूडेंट हु आर इन ओनली ए एंड सी बट नॉट बी। ए एंड सी में है बट नॉट बी, मतलब ये वाला हो गया, यही वाला हो गया ना। तो अब दिया हुआ है इस दोनों का जो सम है 155 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं जो बी एंड सी में है बट नॉट ए में है वो मान लो वाई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये वाला 155 माइनस वाई हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम क्या है 155 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन ए एंड बी बट नॉट सी। देखो ये वाला हो जाएगा, ए एंड बी है बट सी नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ये जो कॉमन वाला है ये नहीं होगा, ठीक है। आर 30 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इन ओनली बी। तो ओनली बी में 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो देख रहे हो वेन डायग्राम से बहुत इजीली बन जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू सोचते हैं कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है। तो हमको दिया गया है टोटल कैटेगरी में जो स्टूडेंट है वो 900 है ना, स्टार्ट में बोला गया था ए बी सी कॉलेज में जो है टोटल 900 स्टूडेंट है, ठीक है। देखो 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x, ये ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस जो ये वाला कॉमन है 3x-30, ठीक है। और जो आपका ये कितना है 155 माइनस वाई प्लस वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा यानी 155 होगा। और तीनों वाला जो कॉमन है वो कितना है, तीनों जो कॉमन है ये कितना है 5x/2 है ना, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे, इसका जो सम है ये हमको कितना दिया गया है 900 है, ठीक है। तो सबको ऐड कर देना है, तो 13x जो है 13x हो गया, ठीक है, प्लस 5x/2 कितना हो गया, ये 125 हो गया, और फिर 900 में 125 गया तो कितना हो गया 775 हो गया, और यानी 26×5 = 31x जो है 775 गुना 2 हो गया। तो भाई ये कितना हो गया 31 दूना 62 हो गया, और 5 से चला गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो अब हमको x तो वैल्यू पता चल गया, तो मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ओनली ए वाला 100 हो जाएगा, ये ओनली बी वाला 150 हो जाएगा, ठीक है। और ओनली सी वाला 5x है तो 250 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, जो ए एंड बी है बट नॉट सी है, ये कितना हो जाएगा 150 में से 30 गया 120 हो गया, ठीक है। अब लेकिन y का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, y का वैल्यू तो हमको और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो y का वैल्यू अभी हमको नहीं पता कर सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो भाई जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट इन ऑल थ्री कैटेगरी। टोटल स्टूडेंट इन ऑल थ्री कैटेगरी का चाहिए एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए में टोटल कितना स्टूडेंट है भाई, तो देखो ए का आप देखोगे, ए का यहाँ पे देखो 2x आपको 100 पता चल गया, ओनली ए वाला है, ठीक है। अब ए एंड बी और नॉट सी वाला भी पता है हमको 120 है, और ये तीनों का जो कॉमन है वो कितना था, चलो 5x/2 है, यानी ये भी पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2, और x का वैल्यू कितना है 50 है, यानी 125 हो गया, ठीक है। 125 हो गया, चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो अब हमको क्या है, ए का ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कैटेगरी ए में पता करना है, तो 100 120 और जो आपका है इसको ऐड कर दिया, लेकिन ये भी तो ऐड करना पड़ेगा 155 माइनस वाई। अब हमको y का वैल्यू तो पता नहीं है ना, y का वैल्यू तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया था निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग नहीं निकाल सकते, कैंट बी डिटरमाइन, बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो जिसमें अगर y आ गया क्वेश्चन में और जब तक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइज अब आते हैं इस कैसलेट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कैटेगरी बी।
तो कैटेगरी बी में टोटल स्टूडेंट फिर से कितना है, तो देखो 150 ये तो पता है, ये 120 ये भी पता है, ये वाला ठीक है, तो हो गया 270 हो गया। लेकिन फिर से देखो वाई वाला फिर से आ गया, ये वाला तो वाई है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं गया, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, इफ ओनली कैटेगरी ए 30% आर बॉयज, कैटेगरी ए में देखो टोटल कितना स्टूडेंट है भाई, ए में जो है आपका कितना है, ओनली कैटेगरी ए, ओनली कैटेगरी ए मतलब ये तो हमको पता है 100 इसमें टोटल है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें 30% बॉय है, 30 बॉय है मतलब 70 क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ओनली कैटेगरी ए। तो गाइज इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 70 गर्ल्स हो जाएगी, ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब से आते हैं इस कैसलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन एट मोस्ट टू कैटेगरी। एट मोस्ट टू कैटेगरी मतलब क्या हो गया भाई, मतलब जो है आपका टोटल कितना स्टूडेंट है, आपका 900 है ना, तो 900 में से क्या माइनस कर देंगे, जो तीनों कॉमन है, तीनों कॉमन वाला कितना है आपका 5x/2 है, ठीक है, यानी कितना है आपका ये x का वैल्यू 50 है, तो 250/2 125 है। तो टोटल में से 125 तीनों कॉमन वाला को माइनस कर देंगे, जो ए बी सी तीनों का कॉमन है, तो वही मेरा दे देगा ना जो एटमोस्ट 2 वाला कैटेगरी का, तो वो कितना हो जाएगा टोटल 775 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होता है, आपको समझना होता है एट मोस्ट टू कैटेगरी क्या हो गया, मतलब ए बी, बी सी, सी ए, वो वाला कितना है, ठीक है, तो मतलब तीनों कॉमन वाला क्या करना पड़ेगा, उससे हटाना पड़ेगा ना टोटल में से, ठीक है। तो होपफुली अब आप समझ गए होगे। अब चलो इसके जो है लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन ओनली वन कैटेगरी। तो ओनली वन कैटेगरी में ए में कितना है 100 है, बी में कितना है 150 है, और सी में कितना है आपको 250 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको 500 हो गया, ठीक है, तो इसमें ओनली कैटेगरी में कितना है ए बी सी का 500, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन इतना चैलेंजिंग नहीं था, बस हमको डाटा कलेक्ट करना था, ठीक है। और इस केस में थोड़ा ये चैलेंज था कि y का वैल्यू, एक वेरिएबल का वैल्यू पता नहीं चला तो बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, कोई बात नहीं है, y का वैल्यू हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन करके रख लेंगे, बाद में क्वेश्चन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो ठीक है, वरना आंसर में क्या चुनेंगे, कांट बी डिटरमाइन। अगर y के वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन रहता है आंसर में, तो उसको टिक कर देंगे, और जिस क्वेश्चन का हमको आंसर निकल गया विदाउट यूजिंग y, उसका हम लोगों ने एक्चुअल में आंसर निकाल के सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वेरिएबल वाला भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो उसका वैल्यू निकाल लेना, नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चंस में देखना इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो अब आते हैं नंबर सीरीज का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपको एसबीआई 2026 के प्रीलिम एग्जाम में पूछने के हायर चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करना है, चलो देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, मेरा क्या है 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, और मिसिंग नंबर है मेरा, हमको ढूंढना है, ठीक है। अब देखो ये चार का सबसे पहले डिफरेंस ही लेते हैं, तो डिफरेंस कितना है इसका, देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 का डिफरेंस आपका आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो मिसिंग नंबर सीरीज में कुछ इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, एक दो, तो उसको तो आप फटाफट बना लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 24 49 है, डिफरेंस 25 है, ठीक है, अब ये मिसिंग है, इसको छोड़ते हैं, 219 388 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, यानी 169 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 277 289 हो जाएगा। तो देखो ये 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम नंबर के स्क्वायर में चल रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या हो सकता है भाई, 7 स्क्वायर हो सकता है ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 7 स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था भाई 49 होना चाहिए था, ठीक है, तो यानी यहाँ पे 98 होना चाहिए था, इसमें क्या हो जाएगा ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें डिफरेंस क्या है भाई 7 है, ठीक है, ये कितना है 21 है, ठीक है, और ये कितना है 63 है, तो ये देख रहे हो 7 into 1 है, 7 into 3 है, मतलब 7 into 5 35 होना चाहिए, तो मतलब 41 111 होना चाहिए, ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 1.5 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 4.5 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, मतलब यहाँ 30 होना चाहिए, ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 2 है, 6 है, 30 है, 210 है, तो पैटर्न क्या चल रहा होगा। देखो 2 से 3 गुना करते हैं तो ये आता है, 5 गुना करते हैं तो ये है, 7 गुना ये है, तो 9 गुना होगा ऑब्वियसली, यानी 1890 क्या आ जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, एजेस पे क्वेश्चन है, तो एज पे जो है आपको एक अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम तो जरूर रहेगा, वो इजी रहेगा, उसको आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 12 ईयर मोर देन दैट ऑफ सी, ठीक है, तो ए बी सी 3 लोग हैं, इसको लिख लेते हैं। अब प्रेजेंट एज ए का जो है 12 ईयर ज्यादा है सी से, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, वाइल सी इज 3 ईयर यंगर देन बी, मतलब सी का जो एज है बी का जितना एज है उससे 3 साल कम है, इसको लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी 6:5, ठीक है, तो ए का अगर 6x मान लेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये लिख लेते हैं अभी, फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी 10 ईयर हेंस, हेंस मतलब 10 ईयर आफ्टर, मतलब 10 साल बाद बी और सी का एज क्या होगा, ठीक है। यानी बी प्लस सी प्लस 20 हमको निकालना है, क्या होगा, दोनों का 10-10 साल ऐड हो जाएगा ना, तो बी सी का प्रेजेंट एज निकल जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब बी का एज कैसे निकलेगा भाई, तो देखो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, 6x इज इक्वल टू 12 + c, एक ये है, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, c इज इक्वल टू बी माइनस थ्री, 5x-3, तो c को इक्वेट कर दो दोनों तरफ, 6x-12 इज इक्वल टू 5x-3 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9। अब x 9 आ गया तो मतलब जो है b का एज कितना है आपका, 45 हो जाएगा, ठीक है, और c का एज कितना है 5x-3 यानी 42 हो जाएगा। तो इसमें 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 87, 20, 107 हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं पार्टनरशिप पे, क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड रुपीज एक्स प्लस 900 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस, दो लोग है ए और बी, कितना रुपया इन्वेस्ट करता है भाई, इन्वेस्ट कितना कर रहा है, ए एक्स रुपया करता है और बी एक्स प्लस 900 रुपया करता है, ठीक है। अब कहता है आफ्टर 8 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब बी जो है 8 महीने तक ही इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और ए टोटल 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया उसके रिगार्डिंग। एट द एंड ऑफ ए ईयर, 1 साल के बाद, द टोटल प्रॉफिट इज 5800। अब जो टोटल प्रॉफिट होता है ईयर एंड में 5800 रुपया है, ठीक है, प्रॉफिट जो है टोटल इतना है, कह रहा है एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज रुपीज 1000 मोर देन दैट ऑफ ए। तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, ए एंड बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी का जो है क्या है 1000 ज्यादा है ए से, ठीक है, तो ए का मान लो अगर y है तो b का कितना है y प्लस 1000 है। अब ये टोटल कितना दिया गया है हमको, 5800 है, ठीक है, यानी देखो 4800 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 2400 हो गया, ठीक है, तो मतलब ये 3400 होगा और ये इसका प्रॉफिट कितना होगा, 2400 होगा। तो गाइस देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा ए बी का, हमको पता चल गया ना, 24/34 यानी 12/17 हो गया। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जितना किया और जितने टाइम के लिए किया, x × 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 900, ये तो 8 महीने के लिए क्या है ना बी, तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, ठीक है, 3×4 = 12। अब देखो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया, और कैंसिल होगा, और नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, तो चलो देखो 8 प्लस 7200 कितना हो गया आपको, ये हो गया 17x, तो यहाँ से मेरा 9x कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है ना क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 800 ई विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन पे, ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। होपफुली आप इस क्वेश्चन को फास्ट बना लोगे, ठीक है, तो टाइमर लगा के बनाना और इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना। मैंने आपको अप्रोच बता दिया मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करते, ठीक है, उस अप्रोच को इस क्वेश्चन में यूज करके इसका मुझे आंसर बताना, फास्ट सॉल्व करना कम से कम टाइम में, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे, इसमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 108 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसका जो है ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है, ये मान लो ए बी सी डी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ये होता है ना 2l + b, ये कितना दिया गया 108 है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है 54 हो जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ अगर 40 है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी सेमी सर्कल ऑफ मैक्सिमम रेडियस कैन बी ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगल, मतलब कितना सेमी सर्किल इसके अंदर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हमको ये बताना है, ठीक है।
तो गाइस देखो कितना सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतने इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं बता सकते हैं ना इसके अंदर कितना है, हमको कुछ रेडियस या कुछ ऐसा तो देना चाहिए था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कांट बी डिटरमाइन, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं आपका बार ग्राफ पे क्वेश्चन है। ठीक है, डीआई है, इसको कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे। देखो द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट इन 1000, मतलब जितना अमाउंट है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जितना आपको ग्राफ में दिया है, ऑफ टैक्स पेड बाई 3 डिफरेंट पीपुल। ठीक है, 3 डिफरेंट पीपुल है, तरुण, अपूर्व और मयंक। ठीक है, तो ये 2018-2019 में जितना टैक्स पे करता है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डाटा लिख लेंगे तरुण का, अपूर्व का और मयंक का, कि कितना टैक्स पे करता है 2018 और 2019 का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। 2018 का लिख लेते हैं, इधर 2019 लिख लेते हैं। तो देखो 2018 में तरुण का कितना है भाई, 2018 में तरुण का है, देखो ये जो है 10 का है आपका, और इसमें 5 है, मतलब दो दो का है, तो 24,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका 24,000 हो जाएगा। और जो है 2019 में तरुण का कितना हो जाएगा, ये तो 30,000 होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, अब अपूर्व का देखते हैं, इसका तो 50,000 है 2018 में। ठीक है, और 2019 में कितना है, 60,000 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मयंक का कितना है, देखो 30 के 3 ऊपर है, मतलब 32, 34, 36 हो जाएगा, यानी 36,000 है। और जो है आपका मयंक का कितना है, 40,000 है। तो डाटा तो मेरा कुछ ही टाइम में कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ अपूर पेड इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन 2019 इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो अपूर्व के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि वो जीएसटी और इनकम टैक्स कितना पे करता है 2019 में। ठीक है, तो गाइज अपूर्व 2019 में टोटल टैक्स के कितना करता है ये तो हमको पता है ना, कितना करता है भाई। देखो यहाँ पे डाटा आपको है 60,000 है ना, ये टोटल टैक्स पे करता है। अब उस टोटल टैक्स में जो है कह रहा है इनकम टैक्स और जीएसटी कितना है, ये हमको रेशियो दिया है। क्या रेशियो है, 7:3। यानी ये जो टोटल आपका 10 जो है ये 60,000 के बराबर है, यानी 6,000, यानी 42,000 इनकम टैक्स दिया है और 18,000 जीएसटी भरा है। ठीक है, अपूर्व ने। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2019। 2019 में कितना इनकम टैक्स, 42,000 है। एंड टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन 2018। ठीक है, अब देखो तरुण 2018 में टोटल कितना टैक्स पे कर रहा है, 24,000। तो 24,000 और 42,000 कितना हो जाएगा आपको, 66,000 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कह रहा है टोटल टैक्सेस पेड बाय तरुण इन बोथ ईयर्स। बोथ ईयर्स में जो है तरुण जितना टैक्स पे करता है, तो कितना कर रहा है, 24,000, 30,000, यानी 54,000 कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कितना परसेंट मोर और लेस है देन टोटल टैक्स पेड बाय मयंक इन बोथ ईयर। तो मयंक 36,000 और 40,000 यानी कितना कर रहा है, 76,000 कर रहा है। तो किससे कितना कम है ये पूछ रहा है, ये परसेंटेज हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको फटाफट निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, 22,000 लेस है, यानी 22/76 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा, देखो 50 हो गया, 38 हो गया, ठीक है, 25 हो गया और ये 19 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 550/19 हो जाएगा। मतलब नियरली बोल सकते हैं 20 हो जाएगा। इसमें मेरा ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टैक्स पेड बाय अपूर्व इन बोथ ईयर। अपूर्व दोनों ईयर में कितना करता है, 110, मतलब 1,10,000 कर रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1,10,000 कर रहा है, इतना लाख पे कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है एंड टोटल टैक्स पेड बाय मयंक एंड तरुण इन 2019। तो मयंक और तरुण 2019 में कितना कर रहा है भाई, देखो तरुण इतना कर रहा है, मयंक यानी 70,000 कर रहा है। तो 70,000 इसमें माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। डी विल बी द आंसर। तो डीआई में कुछ आपको इजी क्वेश्चन भी रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें 2 क्वेश्चन ईजी भी रहेगा, जिसको सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा तो उस क्वेश्चन को बहुत फटाफट सॉल्व कर लेना। और 3 क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, थोड़ा ट्विस्ट करके देगा, तो उसको भी जो है अप्रोच स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करके फास्ट सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल टैक्स पेड बाय तरुण एंड मयंक इन 2018। तो तरुण कितना कर रहा है 2018 में और मयंक कितना कर रहा है भाई, 36 या 40, यानी 60,000 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2018। तो अपूर्व 2018 में कितना कर रहा है, 50,000 कर रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, रेशियो 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल है, लेकिन होपफुली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, जो दिया गया इन्फॉर्मेशन और आपके पास डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है तो उसको यूज करके मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना क्या होगा। ठीक है,
तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डीआई में मॉडरेट इस तरह के भी एक दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करोगे मतलब आप जो प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताना एंड होप करना इस क्वेश्चन को टाइमर लगा के फास्ट सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट डीआई में। ये टेबुलर डीआई है, परसेंटेज पे बेस और इसमें मिसिंग भी डाटा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन डीआई आप एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल मॉडरेट लेवल डीआई आता है। तो इस तरह का थोड़ा चैलेंजिंग मॉडरेट लेवल डीआई आ सकता है आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस तरह की डीआई को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड इन इनबॉक्स बाय डिफरेंट यूजर। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल जितना इनबॉक्स में आता है इसका डाटा हमको दिया गया है, ठीक है। यूजर है एक्स वाई जेड के एल, पांच तरह का यूजर है, पांच यूजर है। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल रीड बाय दिस यूजर। अब उसमें जितना ईमेल आता है इनबॉक्स में उतना कितना पड़ता है उसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्पैम मेल्स रिसीव्ड इन ए मंथ, और कितना स्पैम ईमेल होता है उसका भी नंबर दिया गया है, ठीक है। अब नोट में क्या कह रहा है भाई, नोट में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव, मतलब टोटल नंबर मेल कितना रिसीव होता है, टोटल मेल रिसीव इन इनबॉक्स जितना इनबॉक्स में आता है, और टोटल नंबर ऑफ स्पैम मेल रिसीव, ठीक है। और जो है स्पैम मेल्स आर नॉट रीड बाय यूजर, मतलब स्पैम मेल को कोई भी यूजर नहीं पढ़ता है। और सम डाटा आर मिसिंग कैलकुलेट इफ नेसेसरी। तो गाइज यहाँ से जो है टोटल ईमेल तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, जितना रिसीव इनबॉक्स में हुआ है और जितना स्पैम मेल है यही टोटल मेल है ना। तो टोटल ईमेल कितना हो जाएगा भाई, देखो 733 हो जाएगा। और तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये 813 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 840 और 82, ये हो जाएगा आपको 922 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 952 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो के वाला मिसिंग है तो इसका भी पता नहीं चलेगा। और एल वाले का 580 और 76 कितना हो जाएगा आपको 656 होगा, ठीक है। तो टोटल ईमेल इतना रिसीव होता है, टोटल मेल इतना रिसीव होता है, उसमें इनबॉक्स वाला मेल और स्पैम वाला मेल हमको पता है, ठीक है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसमें, देखो इसमें जो है इनबॉक्स में 725 आ रहा है, ठीक है। और उसमें रीड कितना कर रहा है 68% कर रहा है, ठीक है। तो कितना रीड है और कितना अनरीड रह जाता है ये पता चल जाएगा ना। देखो 68% रीड करता है और 32% अनरीड रह जाता है, यही है ना। तो ये कितना रेशियो हो गया आपको, 4 से गया ये 17 और 8 हो गया, इतना रीड और अनरीड वाला है जो नहीं पढ़ता है उसका रेशियो। और टोटल कितना है 725 है, ठीक है। तो 17 8 25 दुना 50, ये 22 हो गया, 9 से हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 493 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 9 72 2 7 8 दूना 16 7 23 232 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें रीड वाला 493 है और जो नहीं पढ़ा मेल वो 232 है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखो 840 टोटल है, 65 और 65 35 का रेशियो है, ठीक है। 65 35 कितना हो गया आपको, ये हो गया 13:7 और टोटल कितना है 840 है, ठीक है। यानी 20 हो गया, यानी 20 चौके 80 42। तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 चौके 52 2 54 546 और 7 दूना 14 के 4 हाथ में एक, ये 294 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह देखो इसमें 800 है लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया कितना मेल मतलब रीड करता है, तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं। अभी इसमें हमको ये नहीं पता है कितना मेल रिसीव हुआ, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एल का पता चल जाएगा, देखो 580 है, इसमें भी हमको पता नहीं है कितना मेल रीड करता है वो, ठीक है। तो चलो इतना डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल है, बाकी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड इन इनबॉक्स बाय यूजर एक्स वाई एंड के इज 750% ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्पैम मेल रिसीव्ड बाय एक्स वाई एंड के। तो देखो एक्स एक्स वाई के कितना स्पैम मेल रिसीव कर रहा है, एक्स वाई और के टोटल कितना कर रहा है 88 प्लस 82 प्लस 92, इतना स्पैम मेल रिसीव कर रहा है। तो ये कितना हो गया आपको 90 170 262, ठीक है। तो अब कह रहा है एवरेज मेल रिसीव्ड इन इनबॉक्स। तो गाइज इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एवरेज मेल रिसीव बाई एक्स वाई और के जो है यानी तीनों का एवरेज जो है 750% है, 750/100 है एवरेज नंबर ऑफ स्पैम रिसीव बाई एक्स वाई के। तो एवरेज कितना हो जाएगा 262/3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 3 से 3 चला गया, ये 15 से चला गया, 15 पचे 5 से चला गया और ये 2 से चला गया, ये कितना हो गया 131 हो गया, ठीक है। यानी x प्लस वाई प्लस के मेरा कितना हो गया
15 गुना 131, तो कितना हो जाएगा 131 गुना 15, 5 का 5, 15 के 5, हाथ में एक 655 हो गया 131, ठीक है। 5 1 6 1965 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमको एक्स एंड वाई का टोटल मेल इनबॉक्स वाला पता है ना, 725 है और 840 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 725 है और 840 है। तो के का हमको मिसिंग था डाटा, के का मिसिंग था ना, यहाँ देखो, ठीक है। तो के का हमको पता चल जाएगा कितना मेल इनबॉक्स में रिसीव करता है। तो के कितना इनबॉक्स रिसीव करेगा भाई, 1965 माइनस ये कितना हो जाएगा 1565 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। मतलब के जो है इनबॉक्स में 400 मेल रिसीव कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड बाय यूजर के। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड बाय यूजर के। तो देखो यूजर के का अब हमको पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड इन इनबॉक्स कितना है 400 है, और स्पैम इसका कितना है 92 है। तो टोटल मेल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 492 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेल कितना हो जाएगा 492, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इनबॉक्स मेल रिसीव बाय यूजर जेड। यूजर जेड के बारे में बोल रहा है, इनबॉक्स मेल जितना रिसीव करता है, कितना रिसीव करता है भाई 800 करता है, ठीक है। कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल रिसीव्ड इन इनबॉक्स ऑफ जेड गिवन दैट इनबॉक्स मेल्स रीड बाय यूजर जेड इज 125% ऑफ टोटल स्पैम मेल रिसीव्ड बाय यूजर के। तो यूजर के कितना स्पैम मेल रिसीव कर रहा है 92, ठीक है। तो इसका 125% कितना हो जाएगा भाई, कर लो फटाफट। देखो 25 बचे, ये 4 हो गया, 4 दूना 8, 23 हो गया, 115 हो गया, ठीक है। अब जो है कह रहा है 115 जो है 800 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो आपको कितना हो जाएगा, ये देखो 8 से गया, 8 का 8 हो गया, 3 8 के 14 पॉइंट समथिंग होगा। देखो ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, इनबॉक्स मेल रीड बाय यूजर एक्स एंड वाई टुगेदर। तो एक्स एंड वाई कितना रीड कर रहा है, देखो हम लोगों ने डाटा निकाला था ना, 493 और 546 है टोटल, ठीक है। यानी टोटल कितना है 9 9 4 13 1039 रीड करता है एक्स एंड वाई मिल के। इज हाउ मच मोर बाय लेस देन द स्पैम मेल रिसीव्ड बाय द सेम यूजर टुगेदर। तो एक्स एंड वाई कितना स्पैम मेल रिसीव करता है, देखो 88 82 यानी 170 करता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 13 7 6 869 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 869 मोर है, ठीक है। तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव बाय के कितना टोटल मेल रिसीव करता है भाई। देखो ये तो अननोन था ना, हमको पता नहीं है, तो अभी तो टोटल मेल पता नहीं चलेगा। टोटल जितना इनबॉक्स में आएगा और स्पैम जितना रहेगा, स्पैम का तो पता है, तब वही मिल के टोटल होगा ना। तो देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ इनबॉक्स मेल रीड बाय यूजर एक्स। तो एक्स कितना इनबॉक्स में रीड करता है भाई, एक्स 493 रीड करता है, इसको लिख लेते हैं, एक्स इतना रीड करता है, ठीक है। अब क्या दिया है, गिवन दैट मेल्स रिसीव्ड बाय इन इनबॉक्स बाय के इज थ्राइस ऑफ मेल रिसीव्ड बाय इन स्पैम बाय एक्स। तो एक्स जो स्पैम में कितना कर रहा है 88 कर रहा है, ठीक है। उसका 3 गुना जो है के रिसीव करता है, यानी 3 अठे 24, 4 हाथ में 2, 3 अठे 24, तो 264 क्या करता है के रिसीव कर रहा है अपने इनबॉक्स में, ठीक है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव बाय के कितना रिसीव करता है भाई, नंबर ऑफ मेल रिसीव बाय के कितना हो जाएगा 264 इनबॉक्स में आता है, और स्पैम कितना है 92 है, तो कितना हो जाएगा 356 होगा, ठीक है। अब कह रहा है ये अप्रोक्सीमेटली इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इन, इतना परसेंट है जितना आपको एक्स जो है इनबॉक्स में, किसका व्हाट परसेंट ऑफ इनबॉक्स में रीड बाय यूजर एक्स। रीड बाय यूजर एक्स कितना रीड करता है भाई 493 रीड करता है, ठीक है। तो हमको ये परसेंटेज निकालना है क्या होगा। तो गाइज देखो इसको जो है ये क्या हो जाएगा, ये नियरली आप अप्रोक्स वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्स वैल्यू क्या हो सकता है, ये नियरली इसको 500 मान लो, तो ये कितना, इसको नियरली 360 मान लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नियरली 72 के आसपास होगा ना, तो ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ इनबॉक्स मेल विच आर नॉट रीड बाय यूजर जेड। अब जेड जो है कितना स्पैम मेल रिसीव कर रहा है 152, टोटल नंबर ऑफ मेल इनबॉक्स में 800 है, लेकिन कितना रीड करता है वो परसेंटेज तो दिया ही नहीं है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ इनबॉक्स मेल विच आर नॉट रीड बाय यूजर जेड इज, जेड जितना रीड नहीं करता है, अनरीड कितना है भाई, 150% मोर है, ठीक है। तो 150% मोर है मतलब कितना हो गया, 250/100 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द मेल रिसीव्ड इन स्पैम बाय यूजर एक्स, तो एक्स यूजर कितना मेल स्पैम में कर रहा है, 88 कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 44, 25 के 20 गुना 220, मतलब जेड जो इनबॉक्स में मेल रीड नहीं करता है वो कितना है, 220 है मेरा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, और जो आगे जेड का हमको ये पता है कितना मेल ये रिसीव कर रहा है इनबॉक्स में, जेड जो है टोटल 800 इनबॉक्स में रिसीव करता है, उसमें इतना रीड नहीं करता है, मतलब कितना रीड करेगा, 580 क्या करेगा, रीड करेगा, कॉमन सेंस की बात है ना। इनबॉक्स में आएगा या तो उसको नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगा, यही होगा ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ इनबॉक्स मेल रीड बाय यूजर जेड एंड वाई। वाई का कितना है भाई, वाई का तो हमको पता है ना, वाई का देखो यहाँ पे लिखा है 546 रीड करता है, ठीक है। 546 रीड करता है, और जो है मेरा जेड का कितना रीड करता है, 580 करता है, तो इस दोनों का एवरेज पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो पहले, 4 8 12, 1126, दो, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 12, 563 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कह रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर कंटेन्ड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, किस स्टेटमेंट से हमको आंसर निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 का पावर 1/x प्लस 9 का पावर 1/y, क्या होगा ये हमको निकालना है। मतलब एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाएगा तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, यही है ना। अब पहला में क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 8/3, मतलब 1/x और 1/y का जो डिफरेंस है ये 8/3 दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है x ग्रेटर देन y है कि y ग्रेटर देन x है, इसका हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इससे तो नहीं निकलेगा सिर्फ एक इक्वेशन से। अगला देखते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y इज 3, अब x y का मल्टीप्लीकेशन 3 है, ठीक है। तो गाइज देखो फिर से हमारा ये नहीं पता है ना, x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, तो एक्स वाई का चलो वैल्यू आपको पता चल भी गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई एक्स, ठीक है। ये हो गया 8/3। अब ये आपका 3 है, तो चलो 3 से 3 चला गया, लेकिन एक्स वाई में कौन बड़ा है ये तो हमको पता ही नहीं है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ई विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है, हाउ मेनी वोमेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 12 days, कितना वोमेन चाहिए 12 दिन में काम खत्म करने के लिए, ठीक है। देखते हैं किस स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है। तो गाइज देखो कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ मैन आर 2/3 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वोमेन, मतलब मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो इससे तो नहीं निकलेगा सिर्फ, ठीक है। अब कह रहा है, 16 मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, हाँ। अब 16 मैन किसी आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तो इसका एफिशिएंसी मान लो 2x 3x है, इतना यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, फिर कित क्या जो है वोमेन का वर्क है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको यही पूछ रहा है ना, वोमेन कितने दिन में, मतलब हाउ मेनी वोमेन रिक्वायर, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितनी वोमेन इसमें है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरा, ओनली 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट चाहिए आंसर करने के लिए, तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज मेंसुरेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। कह रहा है, फाइन एंगल एबीडी, एंगल एबीडी निकालना है, किस स्टेटमेंट से मुझे आंसर मिल जाएगा, आप इसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम एट द एंड ऑफ 3 year, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, तो गाइज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल 1 + रेट/100 का पावर n-1, यही होता है ना। तो अब हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ 3 year, एन मेरा 3 years दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको पता नहीं है, तो पी आर जिससे पता चल जाएगा वही स्टेटमेंट क्या होगा, सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं किससे स्टेटमेंट से मेरा काम हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 year इज ₹110, ठीक है। तो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 110 रुपया है, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक है।
तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 2 इयर्स हमको टाइम दिया गया है, ठीक है, 2 ईयर भी हमको पता है। तो यहाँ से जो है प्रिंसिपल और रेट दो के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको इससे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हमको पहले इक्वेशन से भी पी आर पता नहीं चला है, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स इज रुपीज 100। तो दूसरा स्टेटमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको दिया गया है एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना है, 100 रुपीज है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है डिफरेंस भाई, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है शॉर्टकट, ठीक है। और इसमें रेट परसेंट 10% है, तो रेट इसमें दिया है, रेट 10% है तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा, मतलब पी आर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा काम बन जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 2 से हम आंसर कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, बी ओनली 2 विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है टू ट्रेन एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर। दो ट्रेन है, पॉइंट ए एंड बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्स वाला ए से बी जा रहा है, वाई वाला बी से आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्ट। तो स्टार्ट में इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कह रहा है ये क्या होगा। तो इस देखते हैं किस स्टेटमेंट से निकल सकता है। पहला क्या है, when both train cross each other time taken by train x to reach b is twice the time taken by ट्रेन वाई टू रीच ए, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है तो उसका टाइम का रेशियो हमको क्या है दिया गया है, टी ए टी बी का, ठीक है, कितना लेता है। चलो इसको इससे तो नहीं मिलेगा हमको डी, और देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 60 मिनट्स इज 800 किलोमीटर। 60 मिनट के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, लेकिन अभी भी हमको ट्रेन ए और बी का स्पीड तो चाहिए ना। तब तो हमको क्या मतलब, अभी तो तीन वेरिएबल और इक्वेशन दो ही है, ठीक है, तो मतलब इससे भी मेरा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी हमको डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट डीआई पे, ये आपका लाइन ग्राफ पे बेस है। इसमें कह रहा है स्टडी द गिवन लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन डिफरेंट ईयर। मतलब एक स्क्वायर फीट का प्राइस कितना है ये दिया गया है 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईयर वाइज इसको लिख लेंगे डाटा, 2011, 12, ठीक है, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। तो प्राइस पर स्क्वायर फुट कितना है भाई, प्राइस कितना है पर स्क्वायर फीट। तो 2011 में कितना है, तो देखो 1600 और 2000 के बीच है, मतलब 1800 है, ठीक है। और 2012 में कितना है आपको, 2012 में आपको 2600 है, ठीक है। 2013 में कितना है, 2013 में 1400 है, ठीक है। 2014 में कितना है आपका, ये 1000 है, ठीक है। 2015 में कितना है, 2200 है, ठीक है। और 2016 में कितना, एग्जैक्ट 2400। तो गाइस अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2015 इफ राहुल बॉट ए प्लॉट ऑफ 1800 स्क्वायर फीट, ठीक है, 2015 का बोल रहा है, राहुल जो है 1800 स्क्वायर फीट लेता है। तो देखो 2015 में पर स्क्वायर फीट प्राइस कितना है, 2200 है, ठीक है। तो यानी 1800 फीट स्क्वायर फीट ले रहा है, तो इसको प्राइस कितना पड़ेगा राहुल को, इतना गुना 2200 होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देन हाउ मच प्लॉट ही हैज बॉट विद द सेम अमाउंट इन 2016। मतलब उसी सी पैसे से 2016 में वो कितना मतलब प्लॉट खरीद लेता है। तो देखो 1800 में इतना खरीदता है, तो 1600 में जो है 2016 में कितना है उसका, 2400 है ना, प्राइस कितना है 2400 है, ठीक है। तो 2014 में जो है, तो गाइस 2016 में 2400 प्राइस है, तो कितना खरीद लेगा, 1800 गुना 2200 बटा 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो ये कट गया, ये हो जाएगा 11 हो गया, ये 12 हो गया, 12 का 12, और ये 150 हो गया, यानी 1650 हो जाएगा, इतना स्क्वायर फीट ये खरीद लेगा, ठीक है। तो मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, 1800 स्क्वायर फीट था 2015 में उसका प्राइस था, तो टोटल प्राइस इतना हो गया। अब जो है इसको कितना खरीदना है, 2016 में 2400, मतलब इसके पास पैसा है 2400 रुपया है, ठीक है। तो 2400 से कितना खरीद लेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इतना स्क्वायर फीट खरीद लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1650, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इन 2016 बीर बॉट ए प्लॉट 800 स्क्वायर फीट। 2016 में भाई प्राइस कितना है, 2400 रुपया है, 800 स्क्वायर फीट लेता है, पर स्क्वायर फीट प्राइस 2400 है, तो टोटल उसको इतना पड़ा रुपया, ठीक है, वीर को। एंड वांट टू सेल इट इन 2017 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। इतना तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसको, लैंड उसका जो प्लॉट लिया है उसने।
अब जो है 2017 में नेक्स्ट ईयर उसको प्रॉफिट चाहिए, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 800 गुना 2400, और प्रॉफिट कितना है? 20%, यानी 120/100 हो जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस होगा। देन फाइंड द प्राइस पर स्क्वायर फीट इन 2017 फॉर सेम प्लॉट। तो 2017 में कितना प्राइस होगा ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, 2017 में कह रहा है इसका प्लॉट का प्राइस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई 2000? तो गाइस देखो, कॉमन सेंस की बात है, पहले इसको 2016 में 2400 प्राइस था। ठीक है, अब जो है 20% प्रॉफिट के लिए चाहिए, तो प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? 2400 गुना 120/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको? बढ़चक 48 बादुना 24, 2880 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ सतीश बॉट 1840 स्क्वायर फीट लैंड इन 2012, तो 2012 में प्राइस कितना है? 2600 है। ठीक है, सतीश कितना बाई करता है? इतना स्क्वायर फीट 2012 में। एंड सैंडी बॉट 1640 स्क्वायर फीट लैंड इन 2014, तो 2014 में प्राइस कितना है मेरा? 2014 में प्राइस है 1000 है पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाई सतीश इन 2012, तो सतीश 2012 में कितना अमाउंट कर रहा है खर्चा? 2600 गुना 1840 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट स्पेंड बाई सैंडी इन 2014। तो 2014 में सैंडी कितना लगा रहा है भाई? 1000, और कितना ले रहा है? 1640 स्क्वायर फीट ले रहा है। ठीक है, तो यही रेशियो हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपको? देखो, ये हो जाएगा 5, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये आपको 11, 2 से 2 नमा 18, 92, 82, 46, 41, यही हो जाएगा ना। आपको कितना हो जाएगा ये? और कटेगा क्या? 13 6 78, 8 हाथ में 7, 598/5 का 5, 205। ठीक है, 598:205, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? इस इफ आयुष बॉट ए प्लॉट इन 2010, 2010 में अगर आयुष प्लॉट बॉ करता है एट ए प्राइस 3/4 ऑफ द प्राइस इन 2013, तो 2013 में प्राइस कितना है? 1400 रुपया है। ठीक है, तो 1400 रुपया है, उसका 3/4 में लेता है। 3/4 कितना हो जाएगा? चरका चरतिया 12, 2, 350 हो गया, यानी 1050 रुपया पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, इतना है। तो देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट पेड बाय आयुष टू बाय प्लॉट ऑफ 2240 स्क्वायर फीट। अब आयुष 2010 में 2240 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट प्राइस उसको 1050 पड़ता है। ठीक है, एंड 2013, अब 2013 में उसको कितना पड़ रहा है? 2013 में 1400 पड़ रहा है। ठीक है, तो गाइस अब क्या कह रहा है हमको कि 2013 में वो 2240 कितने में लेता है? 2013 में देखो 1400 में ले रहा है ना, तो 1400 में ले रहा है, तो कह रहा है इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? 2240 और 350। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना। तो ये कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 2240 गुना 350। जीरो जीरो जीरो, चार जीरो जीरो, दो जीरो जीरो, जीरो पीछे जीरो, चार पीछे 20 का सोना, हाथ में दो, 15 12 दो, एक हाथ में एक, 15 10 11। ठीक है, जीरो तिया जीरो, चरतिया 12 के दो हाथ में, दो तिया 6 एक साथ, दो तिया 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 00487, यानी 784, 7.84 लाख होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो, इसमें कह रहा है प्लॉट बॉट बाय अभी इन 2016 इज 2420 स्क्वायर फीट, और कितना प्राइस है? 2400 है। तो अभी को कितना पड़ा भाई? पर स्क्वायर फीट 2400 दाम है, टोटल 2420 स्क्वायर फीट लेता है। ठीक है, 2016 में। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंड प्लॉट बॉट बाय रॉली इन 2011 1640 है, तो 2011 में जो है प्राइस है कितना? 1800 रुपया है, और 1640 स्क्वायर फीट लेता है, यानी इतना गुना 1800 है। देन फाइंड एवरेज ऑफ मनी स्पेंड बाय अभी एंड रॉली, मतलब इस दोनों को ऐड करके क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेना आप, ये आपको आ जाएगा ₹43.8 लाख आ जाएगा। ठीक है, इतना जो है एवरेज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरा? डी विल बी द आंसर। तो भाई जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका मिक्सर एंड लिगेशन पे। इसमें कह रहा है वेसल कंटेन्स 25 लीटर पेट्रोल। स्टार्ट में जो पेट्रोल है 25 लीटर क्या है? पेट्रोल है। लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें कहता है 20% ऑफ द पेट्रोल इज रिप्लेस्ड बाई केरोसिन ऑयल, मतलब 20% यानी 5 लीटर जो है इसको क्या? केरोसिन ऑयल से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, केरोसिन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है कितना हो जाएगा? अब 20 लीटर पेट्रोल हो जाएगा ना।
20 लीटर पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और जो है किरोसिन 5 लीटर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 5 लीटर किरोसिन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, आफ्टर दैट 30% ऑफ द मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाई किरोसिन ऑयल। 30% मिक्सर को फिर से किरोसिन ऑयल से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो पहले तो 30% मिक्सर रिमूव होता है, फिर उसको 30% किरोसिन ऑयल डालता है। तो मतलब अब जो है आपका पेट्रोल कितना हो जाएगा, तो देखो पेट्रोल जो है 20 था, अब इसमें से 30% निकल जाता है, कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया आपको, ये देखो 14 लीटर हो गया। और किरोसिन कितना हो जाएगा, देखो टोटल 25 लीटर था, तो बचा हुआ 11 लीटर क्या हो जाएगा, किरोसिन हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नाउ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द फाइनल मिक्सचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल इन द वेसल इनिशियली। अभी 14 लीटर है, इनिशियली 25 लीटर था, तो अब जो है फाइनल ये इनिशियल का कितना अमाउंट है ये निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं, बहुत खूबसूरत सा कैसलेट का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है देयर आर 3 टाइप ऑफ व्हीकल, 3 ऑटो, 4 कार एंड 1 ट्रक, ठीक है। तो क्या क्या है मेरा भाई, कार है, और क्या है मेरा, ऑटो है, और क्या है मेरा, ट्रक है, ठीक है। अब कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स है ये दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल कितना है ये हमको दिया गया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। कार कितना है मेरा, 4 है, ऑटो 3 है, और ट्रक 1 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच टेक राइड, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ राइड लेता है। डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच टाइप ऑफ व्हीकल पर राइड इज सेम, मतलब पर राइड जो डिस्टेंस है कार ऑटो ट्रक का सेम है। प्रॉफिट पर राइड ऑफ एन ऑटो एंड ए कार इज गिवन एज ₹20 एज ₹60 रेस्पेक्टिवली। मतलब पर राइड जो आपका प्रॉफिट होता है वो दिया गया है भाई किसका, ऑटो एंड कार का, कितना है 20 और 60 रुपए, ठीक है। मतलब जो है पर राइड कितना लेता है इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। पर राइड जो, तो गाइज कार का मेरा कितना है प्रॉफिट होता है पर राइड जो है 60 रुपीज है, और ऑटो का कितना है 20 रुपये है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ ट्रक इन अप्रैल मंथ इज गिवन एज 42,000। अब ट्रक का टोटल प्रॉफिट 42,000 है, अप्रैल में कितना महीना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो पर डे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1400 रुपये का हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट इन ए डे ट्रक का कितना है, इतना ही होगा ना। ट्रक का प्रॉफिट जो है पर डे ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द टोटल राइड पर डे ऑफ एन ऑटो टू राइड पर डे ऑफ ए कार इज 3:2। मतलब जो है आपका ऑटो और कार कितना राइड लेता है पर डे, उसका रेशियो 3:2 है। मान लो ये 3x राइड लेता है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। तो गाइज अब देखो मेरा क्या है कि नंबर ऑफ, तो गाइस आगे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ पर राइड प्रॉफिट ऑफ ए ट्रक टू पर राइड प्रॉफिट ऑफ ए कार इज 70:27, ठीक है। तो पर राइड जो प्रॉफिट होता है वो दिया गया है ट्रक का और कार का, ठीक है, कितना दिया गया है 70:27। तो इसको लिख लेते हैं, बाद में इसका क्या होगा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, एंड टोटल प्रॉफिट इज गिवन एज 15,920 पर डे। मतलब टोटल कार ऑटो ट्रक का पर डे जो प्रॉफिट है 15,920 है। तो अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो मेरा 4 कार है, और पर जो डे है कितना राइड लेता है कार मेरा 2x लेता है, ठीक है। और उसका प्रॉफिट कितना होता है 60 रुपीज होता है, ठीक है। तो इतना उसको प्रॉफिट होगा ना। और ऑटो कितना है मेरा, 3 ऑटो है, और पर डे राइड 3x ले रहा है, ठीक है, 3x ले रहा है ना। और चार्ज कितना है 20 है, ठीक है। और ट्रक का पर डे का प्रॉफिट तो हमको पहले ही पता है क्या है मेरा 1400 है। अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो है 15,920 है पर डे, तीनों मिला के कार ऑटो ट्रक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 22 आएगा आपका, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू पता चल गया तो हमको पता चल जाएगा ना कि नंबर ऑफ राइड कितना लेता है, ठीक है। नंबर ऑफ राइड जो है पर डे टेकन बाय ईच व्हीकल पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कार का नंबर ऑफ राइड 2x है यानी 44 है, ऑटो का कितना है 3x है यानी 66 है। अब ट्रक का पता चलेगा, देखो इन्फॉर्मेशन दिया है ना ट्रक और कार का, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रॉफिट पर राइड, जैसे जो आप ट्रक का है कुछ एज्यूम कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ राइड ट्रक का मान लेते हैं, कुछ नंबर ऑफ राइड जो है ट्रक का मान लो ए है, ठीक है। लेट्स लेट्स इतना मान लेते हैं। तो अब जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्या दिया है प्रॉफिट पर राइड ऑफ ट्रक 1400 इसका होता है, और नंबर ऑफ राइड ए। और कार का कितना है मेरा, कार जो है 60 होता है, ठीक है। ये कितना दिया गया है मुझे 70:27 रेशियो दिया गया है, ठीक है, यहाँ से यूज कर रहे हैं।
तो अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकालोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, a का वैल्यू 9 आ जाएगा, कैलकुलेशन करना इतना ही आएगा। तो मतलब नंबर ऑफ राइड टेकन बाय ट्रक कितना हो जाएगा, ट्रक 9 राइड लेता है। अब जो है प्रॉफिट इन ए डे, इसका भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट इन ए डे। तो गाइस प्रॉफिट इन ए डे कितना हो जाएगा, देखो अब जो है मेरा नंबर ऑफ व्हीकल कार 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ राइड 44 है, और पर राइड 60 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 240 गुना 40 ये कितना हो जाएगा आपको, 24 10,560 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इन ए डे कार का 10,560 हो जाएगा, ऑटो का कितना हो जाएगा 3 × 66 198 × 20 यानी 3960 हो जाएगा प्रॉफिट इन ए डे। ट्रक का तो हमको पहले ही पता है 1400 प्रॉफिट होता है पर डे, ठीक है। तो ये पता चल गया, तो यही इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए था कि कार ऑटो ट्रक का कितना व्हीकल है ये तो पता है, नंबर ऑफ राइड कितना लेता है पर डे, और प्रॉफिट कितना होता है पर डे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट अर्न बाय ऑल कार्स एंड ट्रक इन 7 डे। तो 7 डे में क्या है भाई, तो देखो पर डे का हमको पता है ना प्रॉफिट, कार और ट्रक का कितना है ये पता है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10,560 माइनस 1400, और ये तो पर डे का है, तो एक वीक में 7 दिन होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको, कैलकुलेशन करना, ये ₹64,120 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉफिट मेड बाय ट्रक इन 2 वीक्स इज अप्रोक्सीमेटली। देखो ट्रक 2 वीक में कितना प्रॉफिट बनाता है, तो एक पर डे 1400 इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो 2 वीक में कितना दिन होता है, 14 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 196, 19,600 हो जाएगा, ठीक है, इतना प्रॉफिट। कह रहा है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द प्रॉफिट मेड इन ए वीक बाय ऑल ऑटो। तो ऑटो देखो पर डे कितना प्रॉफिट बना रहा है, 3960 है, ठीक है। तो एक वीक में कितना बनाएगा, इतना 700 छचक 42 2 4 17 63 4 6 सत्या 21 6 27, ठीक है। तो अब कह रहा है कितना परसेंट मोर और लेस है, तो 19,600 माइनस 27,720 डिवाइडेड बाई 27,720 गुना 100, कह रहा है क्या होगा, तो लेस होगा, तो कितना परसेंट लेस होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, अप्रोक्सीमेटली 29% लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन में ये लेस कर लेना आई थिंक, ठीक है, 29% लेस होगा, क्योंकि देखो ट्रक का 2 वीक में तो कम है ना, और ये कह रहा है कितना कम या ज्यादा है, जितना ऑटो वाला प्रॉफिट बनाता है तो लेस ही होगा ना, तो लेस 29% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राइड बाय सिंगल कार इन 4 वीक। नंबर ऑफ राइड भाई देखो, नंबर ऑफ राइड पर डे कितना है मेरा, ये तो पता है ना, कार का 44 है, ठीक है। तो अब ये पर डे इतना है, हमको क्या बोल रहा है 4 वीक में, तो 4 वीक में कितना हो गया 28 दिन हो जाएगा, इतना नंबर ऑफ राइड होगा, ठीक है। टू द नंबर ऑफ राइड बाय ट्रक इन 2 वीक, ट्रक का 9 राइड पर डे है, तो 2 हफ्ते में कितना हो जाएगा आपको, 7 7 14 मतलब 14 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 से हो गया, यानी 88:9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय ऑल कार एंड और ऑटो इन ए वीक। तो एवरेज हमको क्या है ये निकालना है, तो कितना प्रॉफिट बना रहा है पर डे हमको ये पता है ना। देखो कार 10,560, ऑटो इतना, तो कितना हो जाएगा, कार 10,560 है, ठीक है। और जो है ये कितने दिन में हमको, एक हफ्ते में कितना बना लेगा भाई, इतना गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ऑटो वाला कितना बनाता है प्रॉफिट मेरा 3,960, ठीक है, एक हफ्ते में कितना बना लेगा, इतना इंटू 7 हो जाएगा। एवरेज चाहिए तो इसको 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, कैलकुलेशन करना, 50,820 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज आपका एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन को एक हफ्ते बचे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। फुल अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है ब्रीफली, मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और शॉर्टकट ट्रिक है उसको सारे टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, बोट स्ट्रीम, टाइम वर्क, ट्रेन, पाइप सिस्टम, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, पाइप सिस्टम, सारे के अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट मैंने ब्रीफली एक जगह वन शॉट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसको देख लो, तो दैट इज मोर देन इनफ, आपको रियल एग्जाम के पहले और कहीं से कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख लोगे, उस वीडियो को तो अच्छे से देख लेना,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बचे हुए दिन में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो मैंने शेयर किया है, मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो अब बचे हुए दिन में बस प्रैक्टिस करो हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन, और मैं जो वीडियो ला रहा हूँ और कहीं से आपको अच्छी जगह से पीडीएफ मिले तो उससे प्रैक्टिस करो। अब बचे हुए दिन में कोई नया टॉपिक मत उठाओ, नया कॉन्सेप्ट मत उठाओ, जो पढ़े हो उसी को क्या करो, रिवाइज कर लो, ठीक है। तो वन शॉट वाली वीडियो से रिवाइज कर लो, उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक मैंने सब एक जगह बता दिया है, एक जगह, ताकि आपको इधर उधर दौड़ भाग नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो गाइस इस तरह की वीडियो और भी आते रहेगी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। एक हफ्ते का टाइम बचा है, ज़्यादा लोड मत लो, जितना पढ़ा है उस पे भरोसा रखो और अपने प्रिपरेशन में जो है थोड़ा स्पीड लाओ, क्योंकि अब एक हफ्ते बचे हैं, ठीक है। और आराम से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जितना कंसेप्ट सीखा है उसको अप्रोच सीखो कि क्वेश्चन सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। मैं जितना अप्रोच बताया कि फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है क्वेश्चंस को फिल्म एग्जामिनेशन में, उस अप्रोच को आप भी सीखो, तो आप भी फिल्म एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर लोगे, चाहे वो डीआई हो या कैसलेट हो, ठीक है, या अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हो, सारे क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करोगे विथ एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, इस तरह के सेशन और भी आते रहेंगे। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।